आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट और लास्ट में उससे हम नॉर्मलिटी या नॉर्मलता निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में तुल्यांक भार कहते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी या नॉर्मलता निकालने में। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए जो भी देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। ये रिक्वेस्ट हो गई कि तुल्यांक भार होता क्या है या इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो हमने अब तक पढ़ा था मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास पढ़ रखा है, इसे मोलर मास भी कहते हैं। उसके अंदर अगर हम वैलेंसी फैक्टर x का भाग दे दें तो हमें इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। मोलिकुलर मास या वेट उसमें भाग दे वैलेंसी फैक्टर या x का। तो बात आती है वैलेंसी फैक्टर या x है क्या। तो तीन तरह के हम वैलेंसी फैक्टर काम में लेंगे, एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए और एक साल्ट के लिए। एसिड होता है वो जल में कितने H+ त्यागता है या छोड़ता है, उसको बेसिसिटी कहते हैं। ये वैलेंसी फैक्टर हो गया एसिड के लिए। बेस के लिए एसिडिटी होगा, यानी कि जल में OH आयन कितने मुक्त करता है बेस। और जो साल्ट होगा उस पर टोटल चार्ज कितना है केटाइन का, ये उसकी वैलेंसी फैक्टर या x होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट की बात करते हैं। तो साल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट, उसमें भाग लगा देंगे टोटल चार्ज ऑन केटाइन का, तब इक्विवेलेंट वेट साल्ट का प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CaSO4। तो ये डिसोसिएट इस प्रकार होगा Ca+2 और SO4 2- में। तो इस पर चार्ज कितना है 2। अब देखेंगे CaSO4 का मोलिकुलर वेट कितना है। तो कैल्शियम के 40, सल्फर के 32, ऑक्सीजन के 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 64, तो इनको जोड़ लेंगे तो 136 आ जाएगा। तो हमारे पास मोलिकुलर वेट CaSO4 का आ गया 136 और इसका चार्ज है केटाइन का वो है 2। तो 136 में 2 का भाग लगा देंगे तो CaSO4 का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ जाएगा 68, है ना, एकदम इजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं AlCl3। AlCl3 डिसोसिएट होता है Al+3, सॉरी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, Al+3 और 3Cl- में। तो इस पर चार्ज हो गया, वो हो गया 3। एसिड है तो इसे बेसिसिटी कहीं, साल्ट है ये, साल्ट पर चार्ज होगा, चार्ज की बात करेंगे हम। तो चार्ज यहाँ पर 3 है। अब मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। AlCl3 का एल्यूमिनियम के 27 होते हैं, एक Cl का 35.5 होता है और 3 को इसे गुणा कर देंगे तो टोटल जो मोलिकुलर वेट आ जाएगा AlCl3 का 133.5 होगा। ठीक है, तो अब मोलिकुलर वेट में जो चार्ज है टोटल उसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट AlCl3 का। तो 133 के अंदर हम भाग लगा देंगे 3 का, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3 आ जाएगा 44.5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 की होल थ्राइस। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तो ये डिसोसिएट होता है, टूटता है 2L+3 में और 3SO4- में। इस पर चार्ज हो गया 6 कैसे हो गया, 3 तो ये है और 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पर 3 है, 3 दूनी 6 चार्ज हो गया इस पर। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर वेट निकालिए। एल्यूमिनियम का 27 होता है मोलिकुलर वेट, 2 है तो 2 से गुणा करके 27 दूनी 54 Al2 का वेट हो गया। और SO4 सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के 4 है, 16 गुणा 4 16 चौक 64 और 32 हो गए 96। और SO4 एक अणु का हो गया 96 और 3 अणु है, 3 से गुणा कर देंगे तो SO4 की होल थ्राइस का हो गया 288 और Al2 का हो गया 54। तो कुल मोलिकुलर वेट होगा Al2SO4 की होल थ्राइस का 342, 342। ठीक है, तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट है 342, चार्ज 1 केटाइन है 6, तो 342 में 6 का भाग लगने पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइस हो जाएगा 57 या 57। अब बात करते हैं Na2CO3 के इक्विवेलेंट वेट की। तो ये डिसोसिएट होता है या टूटता है Na2Na+
और CO3 माइनस पर। एक Na पर एक चार्ज होता है, प्लस का 2 पर हो गए 2, तो इस पर चार्ज हो गया 2। अब मोलिकुलर वेट निकालेंगे। Na का होता है 23, 2 Na है तो इसका 23 दूनी 46, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 3 है, 36 48 48, तो कुल हो गया 106 या 106 मोलिकुलर वेट Na2CO3 का। 106 Na2CO3 का मोलिकुलर वेट आ गया। चार्ज है 2, इस पर 106 में 2 का लगा देंगे भाग, तो हमारे पास 53 या 53 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा हमारे पास किसका, Na2CO3 का। नेक्स्ट एग्जांपल है MgSO4। ये जो साल्ट है ये टूटेगा Mg+2 में, SO4 2 माइनस में, तो इस पर चार्ज है 2। मोलिकुलर वेट देखते हैं। मैग्नीशियम के होते हैं 24, सल्फर के 32, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक 64, तो 120 आ गया इसका मोलिकुलर वेट। और चार्ज है इस पर 2, तो 120 के अंदर 2 का भाग लगा देंगे तो इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांक भार आ जाएगा 60 MgSO4 के लिए। तो ये साल्ट थे इतने जितने भी थे। अब हम एसिड की बात करते हैं कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन इन वाटर डिसोसिएट फ्रॉम एसिड। जल में कितने H+ देता है जिसे बेसिडिटी कहते हैं, इसका भाग लगा देंगे मोलिकुलर मास में। मोलिकुलर मास बटा जल में एसिड द्वारा दिए गए H+ की संख्या। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl H+ और Cl- देता है, तो नंबर ऑफ H+ या बेसिडिटी इसकी कितनी है, 1, और मोलिकुलर वेट होता है HCl का 1 तो हो गया हाइड्रोजन का, और 35 पॉइंट हो गया 5 हो गया Cl का, तो HCl का हो गया 36.5, और 36.5 के अंदर हम भाग लगा दें 1 का, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आ जाएगा 36.5 ही। नेक्स्ट है HNO3। ये एक H+ देता है और इसका मोलिकुलर वेट होता है 63, और 63 में अगर 1 का भाग लगा ले तो इसका इक्विवेलेंट वेट HNO3 का 63 ही आएगा। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 2 H+ देता है, तो इसका जो बेसिसिटी हो गई इसकी 2 हो गई, और मोलिकुलर वेट होता है वो हमें पता है, सल्फर के 32, ऑक्सीजन के 16 चौक 64 32, और 2 हाइड्रोजन के 98 या 98, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा 98 के अंदर 2 जो बेसिसिटी उसका भाग देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 हो जाएगा हमारे पास 49। अब लेते हैं H3PO2 का एग्जाम्पल। तो H3PO2 क्या करता है कि ऐसे तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऐसी होती है पी के अंदर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ के हाइड्रोजन की यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ये मुक्त कर देता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की कम है, ये दोनों हाइड्रोजन मुक्त नहीं होते, सिर्फ एक होता है, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। और मोलिकुलर वेट देखे H3PO2 का, तो हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस के 31 और 32, ऑक्सीजन का 66, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी 1 है 66/1, तो 66 या 66 H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब बात करते हैं H3PO3 की। इसके अंदर भी P डबल बॉन्ड O बना लेगा एक ऑक्सीजन के अंदर, एक हाइड्रोजन सीधा जुड़ा है, इसके अलावा P से ऑक्सीजन जुड़े और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, 2 OH ग्रुप, दोनों ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, तो इस तरह इसकी बेसिसिटी हो गई यहाँ पर 2। मोलिकुलर वेट की बात करें तो हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस के 31 और ऑक्सीजन के 48 या 48, तो 82 या 82 इसका मोलिकुलर वेट हो गया, और बेसिसिटी हो गई इसकी 2, तो 82 के अंदर 2 का भाग लगा देंगे तो 41 या 41 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका, H3PO3 का। अब लेते हैं H3PO4। इसकी बेसिसिटी 3 है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन 3 है, 3 ऑक्सीजन से जुड़ रखे हैं यहाँ पर, तीनों ये मुक्त करेंगे हाइड्रोजन, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। मोलिकुलर वेट होता है इसका 98, हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन के 64, तो 98 के अंदर हम जब भाग लगा देंगे 3 का, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका 32.67। अब बात करेंगे बेस के इक्विवेलेंट वेट का। बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे कि मोलिकुलर वेट है उसके अंदर एसिडिटी या जो बेस है कितने OH एटम्स का OH का त्याग करता है उसकी संख्या होगी, उसका भाग लगा देंगे, जिसे एसिडिटी कहते हैं मोलिकुलर वेट के अंदर। जैसे NOH है, NOH क्या है, मोलिकुलर वेट है इसका 40, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 16 और 23, सोडियम के तो 40, और एसिडिटी है इसकी 1। OH1 ये जो त्याग करेगा Na+ और OH- में ये डिसोसिएट होगा।
तो इसका 40 ही हो गया इक्विवेलेंट वेट। दूसरा लेते हैं CaOH2। CaOH2 की 2 OH देगा तो इसकी एसिडिटी हो गई 2, एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, 2 हो गई इसकी एसिडिटी। और इसका जो मोलिकुलर वेट है कैल्शियम का 40 और OH2 का 16 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन के 2 32 इसके ऑक्सीजन के, टोटल मिलाकर हो गया 74 इसका मोलिकुलर वेट, जिसमें 2 का एसिडिटी का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 37 इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट है Al2OH3, इसकी एसिडिटी है 3 क्योंकि 3 OH3 ये देगा डिसोसिएट होने पर। और इसका मोलिकुलर वेट की बात करें तो 27 एल्यूमिनियम के, OH3 का देखें तो 16 प्लस 1, 16 ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन का 1 और इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 16 प्लस 1 17 गुणा 3 51 हो जाएगा OH3 का और 27 एल्यूमिनियम का। तो इस तरह 78 होगा इसका मोलिकुलर वेट। इसके अंदर एसिडिटी 3 का भाग लगा देंगे तो 26 इसकी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगी किसकी, AlOH3 की। नेक्स्ट है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अभी तक हमने निकाला था इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मास होता है, मास के अंदर इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दें, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में प्राप्त हो जाएंगे। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि 6.3 ग्राम HCl है, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक संख्या ज्ञात करें। तो मास इंटू मास में भाग लगा देंगे इक्विवेलेंट वेट का। तो 6.3 ग्राम दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट है हमने पीछे भी निकाला था तो वो था 63। तो 63 या 63 का भाग दे देंगे 6.3 के अंदर, तो हमारे पास 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा HCl का। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, 6.3 ग्राम HCl का है ग्राम इक्विवेलेंट 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9.8 ग्राम H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो यहाँ पर मास बटा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, मास 98 दे रखा है और ग्राम और इक्विवेलेंट वेट 49 होता है क्योंकि H2SO4 का मोलिकुलर वेट होता है 98 और 2H प्लस ये देता है, तो 98 बटा 2 49 आया था 49। तो 9.8 में 49 या 49 का भाग लगा देंगे तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 ग्राम NOH के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो यहाँ 2 ग्राम 2 मास दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट हमें पता है NOH का 40 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 16 और सोडियम के 23 मिलाकर 2 में 40 का भाग लगा देंगे 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6.8 ग्राम CaSO4 के ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। तो इसका भी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दे रखा है 6.8 ग्राम और 68 इक्विवेलेंट वेट होता है CaSO4 का, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना जब मोल दिया गया हो, तो क्वेश्चन में मोल दिया गया हो इतने मोल एसिड बेस या साल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं उसको x से गुणा कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से। तो वैलेंसी फैक्टर में पता है एसिड बेस के लिए होता है एसिडिटी, बेस कितने OH प्लस त्यागता है, एसिड कितने H प्लस त्यागता है, और केटाइन पर चार्ज ऑफ केटाइन, साल्ट पर कितना केटाइन चार्ज होता है वो हो गया साल्ट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स गुणा वैलेंसी फैक्टर या x, उसको गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। पर एक जैसे इस पर एक क्वेश्चन है 5 मोल्स H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो बेसिसिटी में पता है H2SO4 की 2 होती है क्योंकि 2H प्लस त्यागता है, डिसोसिएट होने पर 2H प्लस त्यागता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे 5, 2 से गुणा हो गया तो इसकी ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए 10। ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट, तुल्यांक संख्या और ग्राम तुल्यांक का। अब नॉर्मलिटी या नॉर्मलता निकाल देखते हैं क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ठीक से पढ़ लिया ग्राम इक्विवेलेंट को तो नॉर्मलिटी या नॉर्मलता समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नॉर्मलिटी क्या है, 1 लीटर विलेन में घुली विलेय के ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक बटा विलेन का आयतन गुणा 1000। और हमें ग्राम तुल्यांक पता है क्या होता है, मास अपॉन मास के अंदर भाग देंगे इक्विवेलेंट मास का। और इक्विवेलेंट मास भी हमें पता भी देखा था, मोलर मास के अंदर x या वैलेंसी फैक्टर का भाग देंगे। और ये बेस के लिए कितने OH प्लस OH माइनस त्यागता है, एसिड कितने H प्लस देता है, और केटाइन नंबर ऑफ केटाइन का चार्ज कितना होता है साल्ट पर, वो हो गया वैलेंसी फैक्टर साल्ट के लिए।
इक्विवेलेंट मास पता हो उससे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और उससे फिर विलयन का आयतन का भाग देकर 1000 से गुणा करके नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। क्वेश्चन लेते हैं 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो हमने ऑलरेडी ग्राम इक्विवेलेंट मास पता है, इसका मोलिकुलर मास होता है 98, मोलिकुलर मास होता है 98 और 2 का भाग लगा देंगे क्योंकि 2H+ देता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास H2SO4 आ जाएगा 49। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, अब हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास इतना जो 4.9 ग्राम दे रखा है, इसके अंदर हम इक्विवेलेंट मास बटा इक्विवेलेंट मास का भाग दे देंगे, तो इसका आ जाएगा 0.1। 4.9 में 49 का भाग दे दिया। आयतन यहाँ दे रखा है 5 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में 5000 ml हो गया। ठीक है, तो अब नॉर्मलता निकालेंगे, 0.1 इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, 5000 इसका वॉल्यूम और 1000 इससे गुणा कर देंगे, तो 0.1 बटा 5 आ गया। इसका यहाँ से पॉइंट हटा दें तो 1/50 नॉर्मलिटी आंसर आ गया, या फिर 0.1 में 5 का भाग लगा देंगे तो इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.002। तो इसका 0.002 भी आंसर सही है और 1/50 N भी इसका आंसर सही है। चीज़ है कि यदि क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम न दे रखा हो, आयतन न दे रखा हो और द्रव्यमान और घनत्व दे रखा हो, तुम्हें पता है द्रव्यमान के अंदर घनत्व है, यानी मास अपॉन डेंसिटी का भाग देंगे तो वॉल्यूम या आयतन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, तब ग्राम तुल्यांक रखेंगे और नीचे उसमें भाग देंगे द्रव्यमान बटा घनत्व का और 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, घनत्व नीचे था उसे ऊपर भेज देंगे और द्रव्यमान नीचे रह जाएगा। तो नॉर्मलता के लिए ये सूत्र हो गया, यदि घनत्व और द्रव्यमान दिया गया और आयतन ना दिया गया तो इसका सूत्र हो जाएगा ग्राम तुल्यांक गुणा घनत्व बटा द्रव्यमान गुणा 1000। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड घुला है, इसका घनत्व 1.10 ग्राम पर ml है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए हम ग्राम तुल्यांक घनत्व बटा द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक को गुणा कर देंगे यहाँ पर किससे, घनत्व बटा द्रव्यमान और गुणा कर देंगे 1000 से। तो ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, मास बटा इक्विवेलेंट मास ऑक्जेलिक एसिड का होता है 63, 12.6 इस क्वेश्चन में दे रखा है मास, तो 12.6 बटा 63, तो इसका हो गया ग्राम तुल्यांक, घनत्व 1.10, 550 द्रव्यमान गुणा 1000। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.4 N। लास्ट में कि सेमी नॉर्मल क्या होता है, N/2 को सेमी नॉर्मल कहते हैं, पेंटी नॉर्मल N/5 को कहते हैं। नॉर्मलता में 5 का भाग लगा दे तो, और पेंटा नॉर्मल होता है नॉर्मलिटी को 5 से गुणा कर दे तो यानी कि 5N को पेंटा नॉर्मल कहते हैं। N/10 जो नॉर्मलिटी होती है उसमें 10 का भाग लगा दे तो डेसी नॉर्मल, N/1000 को कहते हैं मिली नॉर्मल। ठीक है, इसी के साथ ये नॉर्मलिटी कंप्लीट हुआ और ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक फॉर्मेलिटी बचती है, फॉर्मूला था वो इसमें नहीं है, वो क्लास 12 में, तो वहाँ दोबारा ये पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 में तब पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।